नमस्कार। आज हम लोकतंत्र के एक ऐसे बुनियादी सिद्धांत पर बात करेंगे जो ये तय करता है कि कोई देश शांति से एक साथ रहेगा या फिर संघर्ष में बिखर जाएगा। और वो सिद्धांत है सत्ता की साझेदारी। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी के खिलाफ ना अक्सर एक बड़ा सीधा साधा तर्क दिया जाता है कि भाई ताकत को बांटने का मतलब है देश को कमजोर करना। लेकिन क्या ये सोच वाकई सही है? क्या ये समीकरण सच में इतना सीधा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हम देखेंगे दो बिल्कुल अलग देशों की कहानियों को, जिन्होंने एक जैसी ही चुनौती का सामना किया लेकिन एकदम अलग अलग तरीकों से। तो हमारी कहानी के दो किरदार हैं, एक है बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। और देखिए, दोनों ही देशों के सामने चुनौती एक ही थी, अपने समाज की जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है उसे संभालना। चलिए पहले बेल्जियम को देखते हैं। ये ना एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी बनावट बहुत ही पेचीदा है। यहाँ की करीब 59% आबादी फ्लेमिश इलाके में रहती है और डच बोलती है। वहीं 40% लोग वलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन असली पेंच था राजधानी ब्रुसेल्स में। यहाँ पर तो पूरा का पूरा समीकरण ही उलट जाता है। पूरे देश में जो फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे, वही लोग राजधानी में 80% के भारी बहुमत में थे। अब सोचिए, ये कितनी अनोखी और मुश्किल चुनौती थी। अच्छा, अब आते हैं श्रीलंका की कहानी पर। यहाँ की जो जातीय बुनावट थी वो बेल्जियम से काफी अलग थी। देश की 74% आबादी सिंगली भाषी थी और तमिल भाषियों की संख्या थी सिर्फ 18%। मतलब यहाँ एक समुदाय का बहुमत बहुत बड़ा और बिल्कुल साफ था। तो एक जैसी चुनौती सामने थी, पर इन दोनों देशों ने क्या किया? उन्होंने दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने और उनके नतीजों में भी आप यकीन मानिए जमीन आसमान का फर्क था। श्रीलंका ने चुना बहुसंख्यकवाद का रास्ता। अब इसका सीधा सा मतलब क्या था? इसका मतलब था कि देश पर शासन करने का हक सिर्फ और सिर्फ सिंहली समुदाय का है, क्योंकि वो बहुमत में है। और अगर वो चाहें तो तमिल अल्पसंख्यकों की ज़रूरतों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर सकते हैं। और इस सोच के नतीजे बहुत भयानक हुए। 1956 में सिंगली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इन सब कदमों ने तमिल लोगों में एक अलगाव की भावना पैदा कर दी और धीरे धीरे दोनों समुदायों के बीच का ये अविश्वास एक भयानक गृह युद्ध में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया, सामंजस्य का। वहां के नेताओं ने ये बात समझ ली थी कि अगर देश को एक रखना है तो सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करना ही होगा, कोई और चारा नहीं है। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार बदलाव किए। उन्होंने केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी, राज्यों को ज्यादा शक्तियां दी, ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बना दी जिसमें दोनों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिला, और तो और भाषा और संस्कृति के मसलों के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का अनोखा सिस्टम भी बनाया। ये मॉडल सुनने में भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर यह बेहद कामयाब रहा। तो इन दो कहानियों से हम सीखते क्या हैं? आखिर सत्ता की साझेदारी किसी भी लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके पीछे के जो मूल कारण हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, सत्ता साझा करने के पीछे ना दो तरह के बड़े मजबूत कारण होते हैं। पहला है युक्तिपरक, यानी कि प्रैक्टिकल कारण। इससे क्या होता है, अलग अलग समूहों के बीच टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है और राजनीतिक स्थिरता आती है। और दूसरा है नैतिक कारण, जो ये कहता है कि ये तो लोकतंत्र की आत्मा है, सत्ता में हिस्सेदारी पाना हर नागरिक का अधिकार है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, पर सवाल ये है कि इसे अमल में कैसे लाया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर के लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी किन मुख्य तरीकों से होती है। पहला तरीका है शक्ति का क्षैतिज वितरण। इसमें सरकार को एक ही लेवल पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है और न्यायपालिका जो न्याय करती है। इससे होता यह है कि कोई भी एक अंग तानाशाह नहीं बन सकता। इसी को हम चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। दूसरा तरीका है ऊर्ध्वाधर विभाजन, यानी कि संघवाद। इसमें शक्ति को ऊपर से नीचे के लेवल्स पर बांटा जाता है, जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकारें और फिर स्थानीय सरकारें। याद है ना, बेल्जियम ने ही ये मॉडल अपनाया था।
जबकि श्रीलंका ने इससे साफ इनकार कर दिया था। तीसरा तरीका है सत्ता को अलग-अलग सामाजिक, धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच बांटना, और बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एक शानदार उदाहरण है। ये व्यवस्था ये पक्का करती है कि हर भाषाई समुदाय के हितों की रक्षा हो सके। और चौथा तरीका है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। अक्सर ऐसा होता है ना कि चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। इसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं, और ये सत्ता की साझेदारी का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन एक बात समझनी होगी, सत्ता की साझेदारी सिर्फ किताबों की बात नहीं है। इसकी चुनौतियां आज भी दुनिया भर में मौजूद हैं। चलिए एक आखिरी उदाहरण देखते हैं जो इसकी जटिलता को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये कहानी है खलील की, जो लेबनान में रहता है। वहां पर एक बहुत ही कड़वे गृहयुद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए एक बड़ा कठोर सत्ता साझाकरण का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े पद अलग-अलग समुदायों के लिए फिक्स कर दिए गए हैं। खलील इसी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि ये सिस्टम शांति तो देता है, पर क्या ये सच में लोकतांत्रिक है? और यहीं पर हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं एक बड़े सवाल के साथ। एक ऐसी दुनिया में जहां इतनी ज्यादा विविधता है, वहां स्थिरता और निष्पक्षता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? सत्ता को साझा करने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।